साल 1984 पंजाब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छिपे कुछ चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सख्त आदेश पारित करती हैं। इस ऑपरेशन के तहत पंजाब पुलिस को खुली छूट दे दी जाती है कि वे आतंकियों को देखते ही खत्म कर दें और अगर किसी पर केवल शक भी हो तो उसे भी मार गिराने का अधिकार उन्हें दे दिया जाता है। इसके बाद कहानी सीधे 1995 के पंजाब में प्रवेश करती है, जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस दौर में पुलिस महकमे के अंदर एक खौफनाक चलन शुरू हो चुका है। तरक्की पाने के लालच में पुलिसकर्मी अब सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि बेगुनाह आम नागरिकों को भी अपना शिकार बनाने लगे हैं। नियम खौफनाक रूप से सरल था, जो जितने ज्यादा लोगों का एनकाउंटर करता उसे उतनी ही बड़ी पोस्ट मिलती। इसी लालच में पुलिस वाले बेकसूर लोगों को रातों रात गायब कर देते, उन्हें खूंखार आतंकवादी घोषित करते और बेरहमी से खत्म कर देते। कानून के रखवाले ही अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे और आम जनता के लिए खुद को पुलिस से बचाना एक जंग बन गया था। इसी खौफ, अन्याय और सन्नाटे के बीच एंट्री होती है जसवंत सिंह खालरा की। जसवंत पेशे से एक बैंक कर्मचारी हैं, लेकिन दिल से वह एक सच्चे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उनका परिवार छोटा और शांत है, जिसमें उनकी पत्नी परमजीत और 2 बच्चे शामिल हैं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब जसवंत को पता चलता है कि उनके एक दिवंगत दोस्त की बुजुर्ग मां पिछले 10 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता है। दरअसल 6 महीने पहले पुलिस ने उस दोस्त को भी आतंकवादी का ठप्पा लगाकर फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया था। जवान बेटे की इस दर्दनाक मौत के सदमे ने मां को भीतर से तोड़ दिया था और उनकी मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर हो गई थी। आस पड़ोस के लोगों का मानना था कि दिमागी हालत ठीक न होने के कारण वह कहीं भटक गई होंगी और शायद लौट आएंगी, लेकिन जसवंत का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उनकी चिंता बढ़ती जाती है और वे खुद उस बेबस मां को शहर के कोने कोने में ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है तो वे कानूनी रास्ता अपनाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं ताकि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकें, लेकिन भ्रष्ट और असंवेदनशील पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर देती है और उन्हें थाने से भगा देती है। हार न मानते हुए जसवंत अस्पतालों के चक्कर भी काटते हैं, लेकिन उस लापता मां का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। अपने दोस्त की मां की तलाश में जसवंत हिम्मत जुटाकर शहर के मुर्दा घर में कदम रखता है। अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला है। वहां गोलियों से छलनी कई ताजा लाशें पड़ी हैं। जसवंत वहां मौजूद एक डॉक्टर को उस बुजुर्ग मां की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन तभी डॉक्टर की नजर वहां खड़े पुलिस वालों पर पड़ती है। पुलिस का खौफ उस डॉक्टर के चेहरे पर साफ झलकने लगता है। वह घबराहट में तस्वीर पहचानने से साफ इनकार कर देती है और बिना कुछ और कहे वहां से तुरंत चली जाती है। यहीं पर जसवंत का सामना अपने एक पुराने दोस्त सतनाम से होता है, जो अब पुलिस फोर्स का हिस्सा है। जसवंत सतनाम को हालात समझाने की कोशिश करता है और गुजारिश करता है कि वह इन गायब हो रहे लोगों के बारे में पता लगाए, लेकिन सतनाम, जो पुलिस के इस खूनी खेल से वाकिफ है, जसवंत को चेतावनी देता है। वह कहता है कि जसवंत इस मामले से दूर रहे और तहकीकात बंद कर दे, वरना वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन जसवंत एक सच्चा इंसान है, वह सतनाम की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और इस बात की तह तक जाने की ठान लेता है कि आखिर इतने सारे बेगुनाह लोगों को क्यों मारा जा रहा है। सच्चाई की तलाश जसवंत को एक श्मशान घाट तक ले जाती है। वहाँ का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक साथ कई चिताएं धू धू कर जल रही थीं। ये सभी लावारिस लाशें थीं जिन्हें पुलिस ने यहाँ लाकर जला दिया था। इतनी बड़ी तादाद में लाशों को जलाने के लिए भारी मात्रा में लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी और लकड़ियों का हिसाब रखने के लिए श्मशान में एक म्यूनिसिपल रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा था, जिसमें मुर्दों के नाम दर्ज किए जाते थे। जसवंत जब उस रजिस्टर के पन्ने पलटता है तो उसकी नजर एक ऐसे नाम पर पड़ती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। यह देखते ही जसवंत को सारा खौफनाक सच समझ आ जाता है। उस बेबस और मानसिक रूप से अस्थिर मां को भी पुलिस ने गोलियों से भूनकर लावारिस लाशों के साथ जला दिया था। जसवंत हिम्मत नहीं हारता। वह रजिस्टर में दर्ज बाकी सभी नाम अपनी डायरी में नोट कर लेता है। इसके बाद वह शहर के 3 और शमशान घाटों का दौरा करता है। वहां भी लकड़ियों के रजिस्टर खंगालने पर उसे अनगिनत ऐसे नाम मिलते हैं जिनके परिवार वाले आज भी उन्हें जिंदा समझकर उनकी राह देख रहे थे। उसी वक्त जसवंत की नजर पुलिस की एक गाड़ी पर पड़ती है जो शमशान में जलाने के लिए कुछ और ताजा लाशें लेकर आ रही थी। इस खौफनाक और सिस्टमैटिक हत्याओं के खुलासे के बाद गुस्से और विश्वासघात के दर्द से भरा जसवंत सीधा सतनाम के पास लौटता है। वह सतनाम की आंखों में आंखें डालकर उससे कड़ा सवाल करता है कि जब तुम्हें पहले से पता था कि मेरे दोस्त की मां के साथ क्या हुआ है तो तुमने मुझसे यह सच क्यों छुपाया। जसवंत के तीखे सवालों के आगे सतनाम आखिर टूट जाता है और वह खौफनाक सच उगलता है जो अब तक पुलिस फाइलों में दफन था। वह बताता है कि जब दोस्त की बुजुर्ग मां अपने बेटे की मौत का जवाब मांगने पुलिस स्टेशन आई थी तो वह दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। हाथापाई में जब उसने एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया तो खाकी वर्दी का गुरूर जाग उठा। पुलिस वालों ने उस बेबस और बूढ़ी औरत को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान ही चली गई। सतनाम अपनी मजबूरी बयां करते हुए कहता है कि पुलिस महकमा काफी समय से यह खूनी खेल खेल रहा है। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वह चाहकर भी इस सिस्टम से बगावत नहीं कर सकता। अगर उसने मुंह खोलने की कोशिश की तो पुलिस वाले उसे भी आतंकवादी का ठप्पा लगाकर मार देंगे। सतनाम नम आंखों से जसवंत से कहता है कि अगर मैंने कुछ किया तो वे मुझे भी मार देंगे और फिर तुम मुझे भी ऐसे ही शमशान
घाटों में ढूंढते फिरोगे। यह सच सुनकर जसवंत अंदर तक हिल जाता है। अब वह सिर्फ अपने दोस्त की मां का दर्द नहीं देख रहा था, बल्कि उसे पूरे पंजाब के उन हजारों परिवारों की चीखें सुनाई दे रही थीं। कोई बूढ़ी माँ अपने बेटे का, कोई पत्नी अपने पति का, तो कोई पिता अपने बच्चे का दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, इस झूठी उम्मीद में कि वे एक दिन लौट आएंगे। इस बेबसी ने जसवंत के भीतर एक आग जला दी। वह तय करता है कि वह इन मुर्दों को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और एक याचिका दायर करेगा। पिटीशन दायर करने से पहले जसवंत को एक ऐसा काम करना था जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ दे। उसे उन सभी परिवारों के घर जाकर उन्हें वह कड़वा सच बताना था कि जिनके लौटने की वे राह देख रहे हैं, उन्हें पुलिस ने बेरहमी से मार दिया है। जब जसवंत एक एक कर परिवारों को यह खौफनाक हकीकत बताता है तो लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हर घर में मातम छा जाता है, लेकिन उन चीखों और आंसुओं के बीच जसवंत उन्हें टूटने नहीं देता। वह उन्हें हौसला देता है और समझाता है कि यह वक्त हार मानने का नहीं, बल्कि सरकार और पुलिस से जवाब मांगने का है। वह उन रोते बिलखते परिवारों से उस पिटीशन पर साइन करवाता है ताकि कोर्ट में इस सच को साबित किया जा सके। इस जानलेवा और खतरनाक लड़ाई में जसवंत अब अकेला नहीं था। बाहर से पुलिस के खौफ में दबा हुआ सतनाम अंदर ही अंदर जसवंत का ढाल बन चुका था। वह महकमे का एक गुप्त खबरी बन गया था जो पुलिस के हर काले चिट्ठे और खुफिया जानकारी को चुपचाप जसवंत तक पहुंचा रहा था। जसवंत हिम्मत करके कुछ पीड़ित परिवारों के दस्तखत के साथ कोर्ट में याचिका दायर कर देता है। वह जज को विश्वास दिलाता है कि यह तो महज एक शुरुआत है, जल्द ही और भी परिवार अपने डर को पीछे छोड़कर इस न्याय की लड़ाई में जुड़ेंगे। इस एक कदम से पूरे पंजाब की राजनीति और पुलिस महकमे की जड़ों में भूचाल आ जाता है। बौखलाए हुए मुख्यमंत्री तुरंत डीजीपी पिड्डा के साथ आपातकालीन बैठक करते हैं। पिड्डा सीएम को आश्वस्त करता है कि जसवंत बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है और इसका इलाज अब पुलिस को अपने तरीके से ही करना होगा। खुद की साख बचाने के लिए डीजीपी पिड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। वह कैमरे के सामने सफेद झूठ बोलता है कि जसवंत जिन लोगों के गायब होने या मारे जाने का दावा कर रहा है वे दरअसल जिंदा हैं। वह कहता है कि ये सभी लोग छुपकर अमेरिका और कनाडा भाग गए हैं और वहां छोटे मोटे काम या दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। वह जसवंत पर पुलिस की छवि खराब करने और प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप लगाता है। यह सुनते ही जसवंत का गुस्सा फूट पड़ता है और वह डीजीपी पिड्डा को एक खुली बहस की चुनौती दे डालता है। जसवंत का पलटवार सीधा और रूह कपा देने वाला था कि अगर वो लोग अमेरिका या कनाडा में मजदूरी कर रहे हैं तो उनके नाम श्मशान घाट के मुर्दों वाले रजिस्टर में कैसे आए। जसवंत एक खौफनाक आंकड़ा दुनिया के सामने रखता है। पुलिस ने करीब 25,000 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। वह बताता है कि कैसे आए दिन इन अभागे लोगों की लाशें पंजाब और राजस्थान के बीच बहने वाली नहरों में तैरती हुई मिलती हैं। जसवंत के इन पुख्ता सबूतों और बेबाकी ने मीडिया को भी झकझोर दिया और अब प्रेस भी सरकार से तीखे सवाल पूछने लगी थी। जसवंत की बुलंद होती आवाज और मीडिया के बढ़ते दबाव को कुचलने के लिए पिड्डा अपने सबसे खतरनाक मोहरे एसएसपी सुगा को मैदान में उतारता है, जो फर्जी एनकाउंटर करने में माहिर था। सुगा आते ही जसवंत को मानसिक रूप से तोड़ने और डराने की साजिश शुरू कर देता है। दहशत फैलाने के लिए जसवंत के घर के बाहर 24 घंटे पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन जसवंत की रगों में खौफ नहीं, सच्चाई दौड़ रही थी। वह इन खोखली धमकियों से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटता। जब अपने देश में खतरे की हद पार होने लगती है तो जसवंत अपनी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तक पहुंचाता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे कनाडा बुलाया जाता है। विदेशी जमीन पर खड़े होकर जसवंत पंजाब में चल रहे इस खूनी नरसंहार और मानवाधिकारों के हनन की पूरी हकीकत दुनिया के सामने खोल कर रख देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी बात को पूरी संजीदगी से सुनता है। जसवंत और उसके परिवार पर मंडराते मौत के खतरे को देखते हुए उसे वहां एक प्रस्ताव दिया जाता है कि वह हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ कनाडा में ही शिफ्ट हो जाए और एक सुरक्षित जीवन जिए। लेकिन यहीं पर जसवंत का सबसे महान रूप सामने आता है। वह एक सुरक्षित और आराम की जिंदगी को ठुकराते हुए कहता है कि पंजाब में मेरे साथ वो हजारों पीड़ित परिवार जुड़े हैं जिनकी जान को भी मेरी ही तरह खतरा है। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने लोगों को इस खौफ के साये में अकेला छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के कारण सरकार मजबूर होकर जसवंत को पुलिस सुरक्षा देने की पेशकश करती है, लेकिन जसवंत इस तथाकथित सुरक्षा को साफ ठुकरा देता है। वह भली भांति जानता था कि जो वर्दी वाले रक्षक होने का दावा कर रहे हैं असल में वही कातिल हैं। उनके बीच रहना खुद मौत को गले लगाने जैसा था। विदेशी धरती पर जाकर देश के भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलने के कारण जसवंत को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। इसी बीच क्रूर एसएसपी सुगा को इस बात की भनक लग जाती है कि पुलिस महकमे के काले सच को जसवंत तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सतनाम है। सुगा का कहर सतनाम पर टूट पड़ता है। सुगा न केवल सतनाम को बल्कि उसके पूरे बेकसूर परिवार को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है।
और हमेशा की तरह अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सुगा दुनिया के सामने यह झूठी कहानी गढ़ देता है कि सतनाम आतंकवादियों से मिला हुआ था। सतनाम और उसके परिवार की इस निर्मम हत्या ने महकमे के ही एक कांस्टेबल का खून को खौला दिया। बदले की आग में जलते हुए वह अपनी जान की परवाह किए बिना बम लेकर सीधा मुख्यमंत्री की गाड़ी में घुस जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और सीएम की मौके पर ही मौत हो जाती है। इतनी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सीएम का मारा जाना पुलिस महकमे की साख पर एक बड़ा तमाचा था। इस सियासी भूचाल के बाद राज्य की कमान एक नए मुख्यमंत्री वोरा के हाथों में सौंप दी जाती है। सतनाम की मौत ने जसवंत को गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अपने दोस्त को खोने के गम में डूबा ही था कि एक मनहूस सुबह आती है। जसवंत की पत्नी परमजीत जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकलती है तो उसकी नजर घर के बाहर खड़ी एक संदिग्ध लाल रंग की कार पर पड़ती है। कार में सादे कपड़ों में कुछ लोग बैठे थे जो असल में भेष बदले हुए पुलिस वाले थे। परमजीत उन्हें नजरअंदाज कर बच्चों को छोड़ने चली जाती है, लेकिन जब वह लौट कर आती है तो घर में सन्नाटा पसरा होता है। जसवंत वहां से गायब था। उन सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मियों ने जसवंत का अपहरण कर लिया था। मोहल्ले की एक औरत और जसवंत के एक दोस्त ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उन्होंने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन वे जसवंत को उन दरिंदों के चंगुल से नहीं बचा पाए। जसवंत के गायब हुए 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जब भ्रष्ट पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर देती है तो परमजीत टूटकर रोने के बजाय सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाती है। अदालत मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस को सख्त अल्टीमेटम देती है कि अगर 2 महीने के भीतर जसवंत को नहीं ढूंढा गया तो केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पुलिस अपनी नाकामी और साजिश को छिपाने के लिए जसवंत को सिर्फ लापता घोषित कर देती है, लेकिन परमजीत इस झूठे दिलासे को मानने वाली नहीं थी। जिस लड़ाई को जसवंत ने शुरू किया था, अब उसकी कमान परमजीत ने अपने हाथों में ले ली थी। 2 महीने बिना किसी नतीजे के गुजर जाने के बाद अदालत के आदेशानुसार केस आखिरकार सीबीआई के हाथों में चला जाता है। केस सीबीआई के हाथों में जाने के बाद जसवंत की तलाश की जिम्मेदारी एक तेज तर्रार अफसर समुद्र सिंह को सौंपी जाती है। जांच की शुरुआत करते हुए समुद्र सीधा परमजीत के पास पहुंचता है और उससे उस दिन का पूरा वाकया पूछता है। परमजीत भारी मन से बताती है कि जब वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो उसने घर से कुछ दूरी पर एक लाल रंग की गाड़ी देखी थी। उसमें कुछ लोग सादे कपड़ों में बैठे थे। क्योंकि जसवंत को डराने के लिए पुलिस की गाड़ियां अक्सर उनके घर के बाहर खड़ी रहती थीं, इसलिए उसने उन सादे कपड़ों वाले लोगों पर ज्यादा शक नहीं किया। लेकिन उसकी यही एक चूक भारी पड़ गई। उसके जाते ही उन लोगों ने जसवंत को अगवा कर लिया। समुद्र की तफ्तीश आगे बढ़ती है। उसकी मुलाकात जसवंत के दोस्त जसप्रीत से होती है, जिसने अपनी आंखों से जसवंत का अपहरण होते देखा था। जसप्रीत बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया। जसप्रीत समुद्र को उस लाल गाड़ी का नंबर भी दे देता है। इसके बाद समुद्र पड़ोस की एक छत पर खड़ी उस महिला से भी पूछताछ करता है जो इस पूरी घटना की गवाह थी। सभी चश्मदीदों का एक ही सुर में कहना था कि इस अपहरण के पीछे किसी और का नहीं बल्कि पुलिस का ही हाथ है। लेकिन स्थानीय पुलिस समुद्र की जांच में कोई सहयोग नहीं कर रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर सीबीआई की जांच में सच सामने आ गया तो पूरे पुलिस महकमे पर गाज गिरेगी। जांच के दौरान समुद्र को पता चलता है कि जसवंत ने एक बार कहा था कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका सीधा जिम्मेदार एसएसपी सुगा होगा। इस बयान के आधार पर समुद्र सीधा सुगा के सामने पहुंचता है और उससे पूछताछ करता है। लेकिन सत्ता और वर्दी के नशे में चूर सुगा बड़ी ही चालाकी और गुरूर से जवाब देता है कि अगर मैं आज कह दूं कि कल मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे तो क्या दुनिया मान लेगी। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, जाओ जाकर कोई सबूत लेकर आओ। सुगा की इस चुनौती के बाद समुद्र और गहराई से जांच में जुट जाता है और आखिरकार उस लाल कार के मालिक को ढूंढ निकालता है। पता चलता है कि पुलिस वालों ने अपहरण वाले दिन वह कार रेंट पर ली थी, लेकिन उन्होंने कार वाले को पैसे नहीं दिए थे। पैसों का लेन देन न होने के कारण उस दिन कार की कोई आधिकारिक एंट्री या रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ था। कार मालिक बताता है कि आज भी वह लाल गाड़ी एक पुलिस इंस्पेक्टर की शादी में इस्तेमाल हो रही है। समुद्र बिना वक्त गवाए उस शादी के समारोह में पहुंच जाता है और उस इंस्पेक्टर से पूछताछ करता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि खाकी वर्दी पहने सभी लोग एक दूसरे को बचाने के लिए पूरी तरह से खामोशी साधे हुए थे। लगातार मिल रही नाकामियों के बीच समुद्र के हाथ एक बड़ा सुराग लगता है। उसे ऐसे 2 चश्मदीद गवाह मिल जाते हैं जिन्होंने अपहरण वाले दिन एसएसपी सुगा को जसवंत के साथ देखा था। यह केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन पुलिस का खौफ इंसाफ से कहीं ज्यादा बड़ा था। जिस दिन अदालत में इन गवाहों की पेशी होनी थी, ठीक उसी दिन वे दोनों गवाह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। पुलिस महकमे ने केस को रफा दफा करने के लिए या तो उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था या फिर डरा धमकाकर उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी थी। जसवंत को न्याय दिलाने की उम्मीद एक बार फिर अंधेरे में खोती हुई नजर आने लगी थी। लगातार मिल रही नाकामियों के
बीच आखिरकार सीबीआई अफसर समुद्र के हाथ एक हुक्म का इक्का लग ही जाता है। उसे एसएसपी सुगा के सबसे वफादार और खास राजदार सब इंस्पेक्टर कुलदीप के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। समुद्र बिना वक्त गवाए कुलदीप को घेरता है और उसे सच्चाई का आईना दिखाता है। समुद्र कुलदीप के सामने पूरी कहानी खोलकर रख देता है कि कैसे सुगा और उसके आदमियों ने उस दिन जसवंत को घर से उठाया, उसे गैर कानूनी हिरासत में रखा और वहां उस पर अमानवीय यातनाएं दी। कानून के शिकंजे में खुद को फंसता देख कुलदीप टूट जाता है और समुद्र उसे अदालत में सुगा के खिलाफ गवाही देने के लिए मना लेता है। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है और जसवंत का वकील पंजाब पुलिस महकमे के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देता है। वह जज के सामने दलील देता है कि जब पुलिस को आतंकवादियों को मारने की खुली छूट मिली थी तो उन्होंने इसका कैसे इस्तेमाल किया। महज अपने प्रमोशन के लालच में पुलिस वालों ने हजारों बेगुनाहों को आतंकवादी बताकर मार डाला। वकील कोर्ट को यह भी बताता है कि खुद सुगा को जो बड़े प्रमोशंस मिले हैं वे भी इन्हीं बेगुनाहों की लाशों पर पैर रखकर मिले हैं। वकील पुलिस की उस क्रूरता को भी उजागर करता है जो उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ की। जब किसी घर का कोई सदस्य गायब हो जाता और उसके रोते बिलखते परिवार वाले मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते तो मदद करने के बजाय पुलिस उनसे भारी रकम ऐंठती थी। पैसे लूटने के बाद पुलिस उन्हीं परिवारों को धमकाती थी कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनका भी वही हश्र होगा। सबसे खौफनाक बात यह थी कि पुलिस घर वालों को यह कहकर डराती थी कि उनका गायब सदस्य आतंकवादी बन चुका है। समाज में बदनामी और पुलिस के खौफ के कारण परिवार वाले घुट घुट कर चुप रह जाते थे और पुलिस उन गायब लोगों को बेरहमी से मारकर उनकी लाशें लावारिस बताकर शमशान में जला देती थी। वकील की इन सनसनीखेज दलीलों के बाद जब कुलदीप को गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाया जाता है तो वहां एक बड़ा उलटफेर हो जाता है। सुगा और पुलिस महकमे का खौफ कुलदीप पर इतना हावी था कि वह जज के सामने घबरा जाता है और अपने दिए हुए बयान से पूरी तरह पलट जाता है। आंखों के सामने जीता हुआ केस ऐसे हाथों से फिसलता देख समुद्र गुस्से से उबल पड़ता है। अदालत कोई ठोस नतीजा न निकलने पर अगली तारीख दे देती है। भले ही कुलदीप बयान से मुकर गया था लेकिन सुगा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि वह अब सीबीआई के रडार पर है और कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। तभी कहानी में सत्ता का खेल एक नया मोड़ लेता है। नए मुख्यमंत्री वोरा पुलिस महकमे की सफाई शुरू करते हैं। वे भ्रष्ट डीजीपी पिड्डा को जबरन रिटायर कर देते हैं और उसकी जगह एक बेहद सख्त और ईमानदार नए डीजीपी की नियुक्ति करते हैं। यह नया डीजीपी आते ही सुगा के खिलाफ सबूतों की तलाश में पूरी ताकत लगा देता है। चारों तरफ से खुद को घिरता देख खौफजदा सुगा अपने पुराने आका रिटायर्ड डीजीपी पिड्डा को मदद के लिए फोन करता है, लेकिन पिड्डा जो अब खुद को इस मामले से दूर रखना चाहता था सुगा की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। पिड्डा का यह धोखा सुगा से बर्दाश्त नहीं होता। वह फोन पर ही पिड्डा को सीधी और खौफनाक धमकी देता है कि अगर मैं पकड़ा गया और मैं डूबा तो याद रखना मैं सबके राज खोलूंगा और तुम सबको अपने साथ लेकर डूबूंगा। सुगा की उस खुली धमकी के कुछ समय बाद ही एक सनसनीखेज खबर आती है। एसएसपी सुगा की लाश एक रेलवे ट्रैक पर मिलती है। यह आत्महत्या थी या फिर अपने राज छुपाए रखने के लिए ऊपर बैठे आकाओं ने उसे रास्ते से हटा दिया था, यह एक रहस्य ही रह गया। लेकिन सुगा की इस खौफनाक मौत ने सब इंस्पेक्टर कुलदीप को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे अब अपनी जान का डर सताने लगा था। डर के साथ साथ कुलदीप को अब गिल्ट भी खाए जा रहा था। उसे रात में डरावने सपने आने लगे। उसे लगता जैसे जसवंत की रूह उसे पुकार रही है और पानी के भीतर से जसवंत की लाश उससे कह रही है कि मुझे इस झील से बाहर निकालो वरना मेरी लाश यहीं सड़ जाएगी। इस खौफ और ग्लानि ने कुलदीप की सोई हुई ज़मीर को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह एक महान इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह एक बार फिर अदालत में अपना सच्चा बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार कुलदीप बिना किसी डर के कटघरे में खड़ा होता है और उस मनहूस रात का पूरा सच बयां करता है। वह बताता है कि जसवंत के अपहरण की पूरी साजिश सुगा ने रची थी। जसवंत को अगवा करने के बाद उसे एक खुफिया और अंधेरी कोठरी में रखा गया था जहां कुलदीप की ही ड्यूटी थी। वहां सुगा और उसके आदमियों ने जसवंत पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वे उसे भयानक यातनाएं देते और एक ही शर्त रखते कि केस वापस ले लो और अपने परिवार को लेकर चुपचाप कनाडा चले जाओ। लेकिन जसवंत का इरादा फौलाद का था। उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बदले उसे हर रोज बेतहाशा टॉर्चर किया जाता। कुलदीप भारी मन से अदालत को बताता है कि जसवंत का वह दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था। एक दिन हिम्मत करके उसने जसवंत से पूछा कि आप सुगा की बात क्यों नहीं मान लेते? अगर आप नहीं झुके तो वो आपको मार डालेगा और आपके इस अकेले बलिदान से इस सड़े हुए सिस्टम में कुछ नहीं बदलेगा। इस पर लहूलुहान जसवंत ने जो जवाब दिया उसने कुलदीप की जिंदगी बदल दी। जसवंत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि जब हर तरफ घुप अंधेरा होता है तो शुरुआत में किसी एक को तो पहला दिया जलाना पड़ता है। उस एक दिए की रोशनी को देखकर बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलती है। फिर वो भी अपने दिए जलाते हैं और देखते ही देखते सारा अंधेरा दूर हो जाता है। मैंने अपना पहला दिया जला दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बाद मेरे लोग इस रोशनी को बुझने नहीं देंगे। कुलदीप आगे बताता है कि जब जसवंत किसी भी कीमत पर नहीं टूटा तो आखिरकार हारकर सुगा ने उस बेखौफ शेर को मार डाला और उसकी लाश को बेरहमी से एक नदी में फेंक दिया।
यह खौफनाक और दर्दनाक सच सुनकर अदालत में मौजूद परमजीत फूट फूट कर रो पड़ती है। उसके पति ने आखिरी सांस तक जो अमानवीय दर्द सहा वह किसी भी इंसान को तोड़ सकता था, लेकिन जसवंत ने अपने परिवार के सुख से पहले उन हजारों अनजान परिवारों के दर्द को चुना जिनके अपनों को पुलिस ने छीन लिया था। कुलदीप की गवाही और सीबीआई अफसर समुद्र सिंह की मेहनत से आखिरकार केस पूरी तरह साफ हो जाता है। अदालत अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाती है। सुगा तो मर चुका था, लेकिन उसके साथ इस खौफनाक जुर्म में शामिल बाकी सभी पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। हालांकि यह इंसाफ थोड़ा अधूरा था। डीजीपी पिड्डा, जिसने इस पूरे सिस्टम को पनाह दी थी, बहुत चालाकी से बच निकलता है क्योंकि कागजों में उसका नाम कहीं नहीं था। वह आराम से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी का लुत्फ उठाता रहता है, जो कि हमारी व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परमजीत अपने आंसू पोंछती है और जसवंत की चिता की राख से एक नई मशाल उठाती है। वह हार नहीं मानती, बल्कि जसवंत की तरह ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाती है। वह अपनी पूरी जिंदगी उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने में लगा देती है जिनके लिए जसवंत ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। समुद्र सिंह की तपस्या रंग लाती है और पंजाब के उन काले दिनों का सच और एक आम इंसान जसवंत सिंह खालरा की असीम हिम्मत की कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिलों में अमर हो जाती है। यह फिल्म महज एक कहानी नहीं, बल्कि जसवंत सिंह खालरा के असली बलिदान की दास्तां है। लेकिन फिर भी इस फिल्म पर बैन क्यों लगा और इसे ओटीटी से क्यों हटाया गया? अगर आप इसके पीछे का सच जानते हैं या आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग इस कड़वे सच को जानते हैं, और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।